साथियों, ये है आज गांव की सुबह। कल हम लोग यहाँ आए थे और अभी सुबह सुबह हम लोग एक जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है और काफ़ी प्राचीन तालाब है। कहा जाता है करीब 3-4 हज़ार साल पुराना वो पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। एक लोक के राजा हुआ करते थे, राजा बेन, तो उनका यह क्षेत्र माना जाता था। और कल चूँकि जब हम लोग शाम को आ रहे थे तो बहुत सारे विदेशी पक्षी भी दिखे थे वहाँ पर उड़ते हुए, सैकड़ों की तादाद में। तो सिर्फ ये देखना है कि अब वहाँ पर हैं पक्षी या नहीं हैं, और इसके साथ साथ आपको तालाब और वो क्षेत्र भी आज दिखाने का प्रयास रहेगा। और हमारे साथ आज जो है हमारे साथी की भूमिका में मिस्टर शब्द हैं। शब्द से हेलो। हेलो। ठीक है, तो शब्द भी आज हमारे इसमें शामिल रहेंगे और देखते हैं कि आज हम लोग क्या नया निकाल पाते हैं, खोज पाते हैं ना। ये जो स्थान है ये भुवनई ताल कहा जाता है। ये मतलब काफ़ी प्राचीन माना जाता है और यहाँ का अपना एक इतिहास है। हालांकि वो इतिहास जो है इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं उनमें ये यहाँ का इतिहास खूब मिलता है। यानी इसके आसपास के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, यहाँ तक कि हमारी जो दादी थी, अब तो वो नहीं हैं, तो दादी एक कथा सुनाया करती थी इस तालाब के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए तालाब, देखिए ये कहा जाता था कि करीब 8 कोस लंबा था, यानी बहुत लंबा था। यहाँ से भी जो सामने है इसका जो छोर है वो दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभी ये उतना है नहीं जितना कि पहले कहा जाता था। बावजूद इसके जो वर्तमान इसका स्वरूप है वो काफ़ी लंबा है। अभी भी अगर हम अपनी कार से उस छोर तक जाएं तो कम से कम 3-4 किलोमीटर ये अवश्य होगा। तो इसको कहते हैं भुवनई ताल और ये स्थानीय मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्था का ये केंद्र है। कि कहा जाता है कि यहाँ राजा बेन हुआ करते थे एक। तो राजा बेन जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक पौराणिक राजा बेन है और एक जो है जो लोक के राजा बेन है। और इसके बाद भी एक जो दूसरा स्थान है वहाँ भी राजा बेन है। तो वो कथा मैं आपको अभी सुनाऊंगा, लेकिन देखिए पहले जो ये इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यहाँ एक मंदिर है और ये सहतूत का पेड़ है, देखिए सामने, जिस पे तोते बैठे हुए हैं। और ये सब बाद में भी लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार बनवाया है। और सामने एक मूंगा का पेड़ है, वो भी अभी दिखाएंगे आपको। तो ये जो है अभी जो पीलीभीत नगर पंचायत है या उन लोगों द्वारा ये बनवाया गया है। कुछ यहाँ पे विदेशी पक्षी भी हमको उड़ते हुए दिख रहे हैं, जो शायद बाहर से आए हैं। ये सारस की प्रजाति के हैं कुछ। तो कहा जाता था कि जो राजा बेन है वो यहाँ पर आकर जब राजा बेन की जो रानी थी वो यहाँ स्नान करती थी, तो वो यहाँ पर पहरा देता था और घोड़े से इस पूरे तालाब के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। तो इसकी अपनी एक विशेष कथा है, वो मैं आपको आज सुनाने की प्रयास करता हूँ कि क्या है उसमें एक्चुअल में। तो ये जो तालाब है, अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि राजा बेन का तालाब कहते हैं। तो राजा जो बेन थे उनकी ये कथा है यहाँ पर कि यहाँ जो पूरा क्षेत्र है इसको माती परिक्षेत्र कहते हैं। और यहाँ का जो राजा था, राजा बेन था, उसके पास एक अद्भुत पंखा था, यानी हाथ से चलाने वाला जो पंखा होता है, ऐसे जो डुलाते हैं हमारे यहाँ, उसको बेना कहते हैं। उस बेना से ही राजा बेन बना था। और कहते हैं कि उस बेना में अद्भुत शक्तियाँ थीं कि अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी उस राजा बेन की, तो वो जो था उस पंखे का वो हिस्सा तोड़ देता था। यानी जैसे 4 कोने का पंखा है, उसका एक कोना तोड़ देता था। तो शब्द ना वो होता था कि उसकी जो एक पूरी सेना थी वो मर जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो जो दुश्मन था उससे वो जीत नहीं पाते थे। तो इस प्रकार की कहानी सुनाते हैं हमारी दादी या जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे सुनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब राजा बेन के ऊपर विपत्ति पड़ी और वो बिल्कुल कंगाल हो गए। यानी उनकी स्थिति ऐसी नहीं बची
कि वो अपनी जो पुत्रियां थी, उनकी 7 लड़कियां मानी जाती हैं कि वो 7 लड़कियों को भोजन तक करा सकते। तो राजा और रानी ने मिलकर ऐसा सोचा कि इन लड़कियों को जो है घर से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे हम 2 लोग अब यहाँ पे रहें। तो जब चल दिए वहाँ पर, तो यहाँ एक पड़ोस में जंगल था पीछे, बहुत पूरा जंगल का ही एरिया है। ये सारा जो एरिया था वो पूरा जंगल ही था। तो उस जंगल में बहुत भयानक क्या कहते हैं जीव जंतु हुआ करते थे। तो राजा और रानी ने अपनी 7 पुत्रियों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो तुम्हें हम जंगल घुमा के लाते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें खिलाते हैं। तो ऐसे वहाँ पर लेकर गए वो लोग, और कुछ समय इधर उधर बहलाने फुसलाने के बाद में वो 7 लड़कियों को वहाँ पर छोड़ के चले आए अकेले। अब वो 6 लड़कियाँ, थोड़ा आत्मसम्मान था उनके अंदर और वो कहीं न कहीं चली गई। ऐसा ही मान्यता है कि वो देश के, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में गई और वहाँ जाकर वो देवी के रूप में पूजने लगी। लेकिन जो सबसे छोटी देवी थी, उसका नाम गूंगा था, यानी वो बोल नहीं पाती थी लड़की, वो वापस आ गई। और इस क्षेत्र में, माती क्षेत्र में एक स्थान है, राजा का जो महल है, वहाँ पर रहने लगी। अंत में कहते हैं कि राजा और रानी की मृत्यु हो गई, तो वो केवल गूंगी लड़की ही वहाँ रहने लगी और उसका जो वाहन था सियार था। तो आज भी यहाँ पे देखते हैं कि जो शाम होते ही इस मंदिर के आसपास सैकड़ों की तादाद में सियार इकट्ठे होते हैं और वो चिल्लाते हैं काफ़ी। तो उसकी अपनी एक लोक मान्यताएँ हैं। लेकिन अब यथार्थ के साथ इन कहानियों का तालमेल कैसे हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अवशेष हैं वो ये हैं कि जब हम लोग छोटे थे, ये शब्द के जैसे ही जब थे हम लोग, और हम अपनी बुआ के साथ में या और लोगों के साथ में, माती का मेला लगता है, आज भी बहुत बड़ा मेला लगने वाला है यहाँ पर। तो मेला लगता था, वहाँ पैदल आया करते थे। तो वहाँ हमने अपनी आँखों से साक्षात ये देखा कि वहाँ पर मनुष्य की और तरह-तरह की हड्डियों का बड़ा ढेर होता था। अगर पानी गिर जाता था तब तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ निकल आती थी। इतनी-इतनी बड़ी हड्डियाँ, इतनी-इतनी बड़ी हड्डियाँ, पूरा ये कंकाल, ये सब मतलब मैंने खुद अपनी आँखों से आज से करीब 30, 40, 35 साल पहले ये हमने देखा है खूब। तो और यहाँ की जो मिट्टी है वो आज भी लाल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वो क्या कहते हैं, ईंटें जो है वो आज भी दबी हुई हैं। हालाँकि अब तो लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, स्थानीय लोगों ने पूरा कब्ज़ा कर रखा है, जो के अपना क्या कहते हैं खेती-पाती कर रहे हैं लोग। लेकिन जो स्थान है, कहीं न कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। और कहते हैं कि यहाँ से जो यहाँ की रानी थी वो नेपाल की रानी थी। तो यहाँ से लेकर और नेपाल तक बीच में अब शारदा नदी है यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा चलेंगे करीब 5-7 किलोमीटर तो शारदा नदी पड़ती है। तो कहते हैं शारदा नदी के नीचे होते हुए एक सुरंग थी। तो यहाँ महल है जो कि सब स्थानीय लोगों ने तुड़वा दिया है, उसको एक व्यापार का केंद्र बना दिया है ईश्वर के नाम पर। तो वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि एक सुरंग जो है वो नीचे को जाती है, और हम लोग जब छोटे थे उस दौर में, यदि आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो उस सुरंग में हम लोग घुसे भी थे। करीब मतलब 5-10 सीढ़ियाँ घुसे थे, लेकिन उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, नीचे जाके कोई देखे। तो ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं इस स्थान को लेकर। तो ये जो क्या कहते हैं आपका तालाब है, तो कहते हैं जब राजा पूरा अपना वैभव में था और रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ स्नान करने आती थी, ये पूरा पक्का तालाब हुआ करता था। तो जो राजा था अपने घोड़े से इस पूरे चारों तरफ दौड़ लगाता था, उनको स्नान करते हुए देखता था या उनकी रक्षा करता था। तो इस प्रकार की भी किंवदंतियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ एक और मंदिर है जो हम आपको अभी दिखाएँगे, तो उसकी अलग-अलग मान्यताएँ हैं, वो भी ये भी हम लोग देखेंगे। और ये देखिए शब्द हैं ना, इन्हें कुछ फ़ोटो भी लेने हैं, तो ये कैमरा अपना पकड़े हुए आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर हालांकि पानी-उनी कम रहता है, और जब तक चौमासी तालाब है, मतलब यानी बरसात के महीने में इस तालाब में पानी ज़्यादा देखा मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि इस तालाब में आपको नील कमल, एक समय था जब नीला कमल इसमें खिलता था, नीले रंग का कमल, जो वक्त काफ़ी रेयर होता है, जो मैंने पहली बार यहीं देखा था, इसी तालाब में देखा था। बेटा ये मतलब काफ़ी समय हो गया, यानी 10-12 साल पहले की बात है, जब हम लोग आए थे तब यहाँ पर नीला कमल देखा था। और वैसे वाले जो नॉर्मल कमल हैं वो तो यहाँ खूब खिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अब ये इस तालाब का जो ठेका होना लगा है मछली पालन हेतु, तो उसके बाद में ये चीज़ें कम हो गई हैं यहाँ पे। हर चीज़ आजकल जो है व्यापार और विकास और
दिखावे की भेंट चढ़ रही है। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो अब देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर वही है, कमलगट्टे भी निकलते थे, भसीड़े निकलते थे, जिसको भसीड़े कहते हैं। एक बार हम लोग अपने मित्र के साथ यहाँ पर आए थे, तो वो बहुत सारे भसीड़े हम लोग लेकर गए थे। और आज भी कमल शब्द देखो, वो जो बड़े पत्ते दिख रहे हैं आपको वहाँ पर, वो पानी के अंदर जो बड़े पत्ते गोल गोल दिख रहे हैं, वो कमल के पत्ते हैं। यहाँ भी जब भी थोड़ा वो समय आएगा तो यहाँ पर कमल खिलेगा। तो भसीड़े एक सब्जी बनती है बेटा, और आपके बाबा को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। जो कमल होता है ना, उसकी जो जड़ होती है उसको बोलते हैं भसीड़े। हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए भुवनई तालाब है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे गांव में एक पूजा होती है, कहते हैं कि वार्षिक पूजा होती है, जो गांव की कुलदेवी वगैरह हैं। तो पूरे गांव के सारे लोग मिलकर, ये देखिए ये कौन सा पक्षी है? नहीं, तो एक दूसरा है। तो गांव की उस वार्षिक पूजा में जो एक व्यक्ति हैं हमारे गांव में, उनका नाम भूधर है, और वो मुझे एक्चुअल नाम उनका नहीं पता है। तो क्या करते हैं, अपनी आँखों पर एक मार्किन का लाल कपड़ा बांधकर दौड़ते हुए आते हैं गांव से लेकर यहाँ तक, और उनके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो भी आते हैं और यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, और उस पानी से वहाँ जो देवी हैं उनका अभिषेक होता है, और उसके बाद जो है पूजा शुरू होती है। तो ये मान्यताएं भी जुड़ी हैं, और ऐसा हमारे गांव से ही नहीं, और भी तमाम जो लोग हैं, स्थानीय गांव हैं, वहाँ से ये मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अभी यहाँ एक सहतूत का पेड़ मिला है, और शब्द ने देखिए कितने सारे सहतूत जो हैं वो लिए हैं, इकट्ठे किए हैं। ये देखिए, ये जंगल का कैसा लगा सब सहतूत? बहुत अच्छा। कैसा है टेस्ट इसका? बहुत मीठा। अच्छा। लाल और तो खट्टा है बहुत। हाँ, लाल वाले खट्टे होते हैं थोड़ा सा। और ये जो है देखिए, ये लगा हुआ है सहतूत, ये सब पूरा उधर तक जो है फैला हुआ है। ये और सब ने मौज ले ली सहतूत खा खा के, है ना। जहाँ ऊंचाई देखता है चढ़ने लगता है, और चोट लगेगी। तो सहतूत का पेड़ जब भी हम देखते हैं और सहतूत लगे हुए देखते हैं, देखिए ये देखिए कितना काला सहतूत लगा हुआ है। ये पका है। ये देखो, शब्द खाओगे? पका है। खा के देखिए। पका है। हाँ, कैसा लगा बताइए? अच्छा। अच्छा है। तो ये सहतूत का पेड़ है, और इसके साथ भी एक लोक मान्यता जुड़ी हुई है, और कहते हैं कि जो एक अरेबिक प्रेम कथा थी, लैला मजनू की जो कहानी थी, उसमें एक किसी कवि ने लिखा था कि एक बार जो मजनू था वो लैला की याद में कहीं जा रहा था, और उसने देखा कहीं पर सहतूत बिक रहे हैं। तो वो गया और उसने सहतूत बेचने वाले के हाथ चूम लिए, क्योंकि सहतूत जो थे लैला को बहुत पसंद थे। तो देखिए ये वही सहतूत है, और इसमें ढेर सारे सहतूत लगे हुए हैं इस समय। ये वो स्थान है, वही आज हम लोग सुबह सुबह घूमने आए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं और यहाँ पर हम आपको क्या दिखा सकते हैं, ठीक है। सारी पुरानी ईंटें हैं। ये जितनी भी पुरानी ईंटें इस समय देखी हैं, ये बहुत प्राचीन ईंटें हैं। जो जैसे यहाँ पर जो आदमी ये मतलब खेरा है एक तरीके से, यानी परती भूमि है ये माती परिक्षेत्र की।
और उसमें लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके अपना खेत बना लेते हैं। तो वहाँ से ये देखिए कितनी टाइप की ईंटें निकल रही, कितना सबका साइज़ भी अलग अलग है इन ईंटों का, कि कहीं पे चौड़ी ईंटें हैं, कहीं पतली हैं, है ना, और बड़ी बड़ी ईंटें हैं। तो वहीं पर एक स्थान है भुगनई ताल के पीछे, एक मंदिर है। हालांकि इस मंदिर को लेकर भी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। कोई कहता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्होंने 108 शिवलिंग स्थापित किए थे और उनमें से ये एक है। लेकिन हमारे बाबा थे, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो ये कहते थे, उनका मानना था कि जो राजा बेन है ये उनके राज्य की सीमा थी, और वहाँ पर ये स्तंभ के रूप में कई सारे शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं। तो हाँ, तो उस स्तंभ के रूप में जो शिवलिंग है वो एक ये है, तो इसमें भी है। तो ये यहाँ पर मोटे बाबा कहे जाते हैं, और ये काफ़ी क्या कहते हैं ऊंचाई पर हैं। हम लोग पीछे के द्वार से आए हैं, ये तो अलग और बाद का शिवलिंग है, हालांकि ये तो अभी स्थापित हुआ है बाद में, और भी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है वो ये वाला है। इसका जो शिवलिंग है इसको मोटे बाबा के नाम से जानते हैं, ये वाला शिवलिंग। लेकिन वही है कि इनका आकार प्रकार जो है वो एक जैसा है बिल्कुल। कि जो पिछले वाला भी बताया था, ये पीछे से थोड़ा कटा हुआ भी है, और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़मीन से हम ऊंचाई देखें तो कम से कम नहीं तो 8-10 फीट ऊंचाई होगी इसकी। तो बाबा कहते थे कि ये स्तंभ है। तो ये भुगनई ताल के से थोड़ा सा पीछे एक मंदिर है। यहाँ पर ये गांव है, क्या कहते हैं उसको, महादेवा गांव है, और महादेवा गांव में ये मंदिर है। तो यहाँ इस जो मंदिर है, इसका जो शिवलिंग है, इसके मोटाई बहुत ज़्यादा है। और हमारे बाबा एक कहानी सुनाते थे कि जो राजा बेन थे यहाँ पर, तो राजा बेन की जो सीमा थी उस सीमा को स्थापित करने वाला ये स्थान है। और इसलिए, और ये जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई है इसकी और काफ़ी मोटी है, तो स्थानीय भाषा में यहाँ पर इसको मोटे बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या पौराणिकता है ये बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये स्थानीय किंवदंतियाँ हैं, तो सब किंवदंतियों के आधार पर ही बताते हैं। अब क्या ही सच्चाई है वो तो कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि इसका कोई लिखित इतिहास या ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आप सुखदेव वर्मा जी हैं और महादेवा गांव में रहते हैं। जी, महादेव। हाँ, तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में क्या बताएं, यहाँ पुराने बूढ़े बाड़े बुजुर्ग लोग यही बताते हैं कि यहाँ एक राजा रहते थे भृगु नाम के। कौन? मातिल में भृगु नाम राजा। हाँ हाँ तो उनका खुदाया हुआ ये तालाब है यहाँ से 50 मीटर दूर, जो हाँ आपको हाँ, सामने मैं दिखा, देखा अभी हम लोगों ने। उन्हीं का बनवाया हुआ ये मंदिर है। अच्छा अच्छा। तो उस ज़माने में यहाँ तो कोई था ही नहीं, बूढ़े बाड़े कुछ बचे ही नहीं। तो जो 100 या 110 साल पुराने बूढ़े वाले बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं हाँ, कि ये हम ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इसका कोई, आप राजा भृगु का नाम ले रहे हैं, हम लोगों ने जो सुना है वो राजा बेन थे कोई। हाँ, राजा बेन जो थे हाँ वो भृगु और राजा बेन वो उनका स्थान यही है। हाँ, तो भृगु तो पहली बार सुना है, भृगु तो राम के वंशज थे। हाँ, तो वो राजा बेन और भृगु दोनों यहीं के वो हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम पड़ोस के गांव में हैं, जगतियापुर है हमारा गांव, जी हम तो बरेली रहते हैं, तो आ गए आज। जी। तो हमने जो कहानियाँ सुनी हैं वो क्या नाम, राजा बेन के नाम से सुनी राजा है, बेन के नाम कि से बहुत ही बचपन में आते तो हड्डियाँ उड्डियाँ मिलती थी पड़ी हाँ, हुई। वो आज भी है। अच्छा। आज भी है। राजा बेन तो थे ही थे, भृगु नाम के जमाने का अच्छा, भुगना ताल भृगु है। उससे भी पहले का हाँ, भुगनई ताल है। तभी भुगना ताल नाम रखा गया है, उसका अच्छा, भृगु अच्छा, का खुदाया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उसी जमाने का ये बना हुआ है, अच्छा, उसी समय का है। उसी समय का है। अच्छा, अब ये पता नहीं कितना पुराना है, कितना कोई है ही नहीं। अच्छा, इसकी जो ये ज़मीन से ऊंचाई बहुत है, ऊंचाई इसकी मिनिमम होगी 8-10 फीट तो लगी रही है कम से कम। यहाँ से 25 फीट है। अच्छा, नीचे से मतलब और ऊपर तक जो है 25 फीट की ऊंचाई है। तो ये स्थानीय चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ के इतिहास के बारे में ऐसी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं होती है,
बस ये चीज़ें चली आती हैं सुनी सुनाई परंपराओं के आधार पर, कि बुज़ुर्गों ने जो सुनी है उसके आधार पर चीज़ें चली आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो खैर जो भी है, अब क्या ही कहा जाए इतिहास के बारे में, लेकिन हाँ चीज़ें हैं, मान्यता हैं, और उन मान्यताओं के आधार पर जो कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं। ठीक है, और ये कहानियाँ बनती रहती हैं, समय के साथ में बिगड़ती रहती हैं, लेकिन वही है कि आस्था जो है वो उन चीज़ों को जोड़े रहती है। तो अब हम वापस चल रहे हैं अपने घर, और आज भुवनई ताल ये मोटे बाबा जो स्थान है ये दर्शन किया। और यहाँ पर एक नई बात जो पता चली वो ये, क्योंकि अभी तक हम सारे लोग यही जान रहे थे कि ये राजा बेन का स्थान है केवल, और दूसरे राजाओं का मतलब है नहीं। हालांकि जो हम लोगों ने पढ़ा चीज़ों को, जो यहाँ की कहानियाँ थी राजा बेन को लेकर, उसमें और जो पौराणिक राजा बेन हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ये जो पुराण में जिन राजा बेन का वर्णन मिलता है वो अलग राजा है, और ये जो राजा बेन है, किंवदंतियों के राजा बेन है, ये अलग राजा बेन है। तो अभी जो ये स्थानीय व्यक्ति से हमने बात की, उसने जो चीज़ बताई कि ये पृथु राजा पृथु जो थे, यानी जो राम के वंशज थे, ये उनका भी स्थान है। और जो ये तालाब है ये पृथु कालीन है, यानी राजा बेन से भी पहले का तालाब है। अब क्या ही सच्चाई है इसमें और क्या ही इसका एनालिसिस किया जा सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ पौराणिक चीज़ें हैं, और वो किसी न किसी रूप में, किंवदंतियों के रूप में, अलग अलग रूपों में, नाम ही सही लेकिन चली आ रही हैं, और जो हमारे इतिहास के बारे में, हमारी प्राचीनता के बारे में हमें बोध कराती हैं। तो मित्रों, आज की यात्रा में ये इतना ही, और हम और सब जो थे आज सुबह सुबह इस यात्रा पे निकले और ये सारी चीज़ें आज देखी।